नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने एक बार फिर से बड़ा झूठ बोला है। अपनी काली करतूतों का बड़ा ठीकरा भारत के सर फोड़ने की कोशिश की। पहले तो उसने अफगानिस्तान पर जमकर हवाई हमले किए और अब देखिए, अब जब तालिबान ने धो डाला तो पाकिस्तान भारत भारत चिल्लाने लगा है। जी हाँ, पिटने के बाद में अब पाकिस्तान का रोना तो आम बात है, लेकिन भारत पर झूठा इल्जाम लगाना भी उसकी आदत में शुमार हो चुका है। एक तो बार बार पाकिस्तान पर आस होता है और जब उनके नेताओं की किरकिरी होती है तो वहां की आवाम उनसे सवाल पूछती है, और जब सवाल पूछती है, जग हंसाई होती है, तो अपना चेहरा छिपाने के लिए पाकिस्तान के हुक्मरान भारत की आड़ लेने लग जाते हैं। वहां के नेता तालिबान से जारी पाकिस्तान की लड़ाई में भी अब भारत को ही बीच में लेकर आ रहे हैं और ऐसा ही होता हुआ नजर आता है। यहाँ के पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, वो अब आरोप लगा रहे हैं। उनका आरोप है कि भारत का प्रॉक्सी वॉर एक तरह से तालिबान लड़ रहा है। अफगान पाकिस्तान सीज फायर ज्यादा देर नहीं टिकेगा, ये भी बात उनकी तरफ से कही गई। तालिबान सरकार पर भरोसा करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि तालिबान के फैसले के पीछे भारत का प्रभाव है। अफगान की जमीन से पाकिस्तान पर हमले तेज हो चुके हैं। ख्वाजा आसिफ, तालिबान ने हमारी सुरक्षा चौकियों पर हमले किए, ये बात भी उनकी तरफ से कही गई। तालिबान नई दिल्ली के इशारे पर चल रहा है, ये बात भी ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं। और देखिए, मुझे लगता है कि हंसने वाली बात ये इसलिए हो जाती है क्योंकि ये पहला मौका नहीं है। जब भी चौतरफा कुछ भी पाकिस्तान में क्राइसिस शुरू हो, पाकिस्तान उसका सीधे सीधे ठीकरा फोड़ देता है हिंदुस्तान पर। वहां पर कोई भी हलचल हो, वहां पर पानी की किल्लत हो, तो भी यही महोदय पाकिस्तान जो है वो भारत पर ही एक तरह से निशाना साधने लग जाता है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के भारत दौरे को एक तरह से जंग से कनेक्ट कर दिया। हालांकि भारत ने ख्वाजा आसिफ के इस बेतुके बयान को सिरे से खारिज जरूर कर दिया है। आपको ख्वाजा आसिफ के प्रॉक्सी वॉर पर लेकर चलते हैं और बताते हैं कि आखिर ये प्रॉक्सी वॉर होता क्या है, जिस तरह से वो भारत पर निशाना साध रहे हैं। दरअसल प्रॉक्सी वॉर एक तरह से देखा जाए तो ये ऐसा युद्ध जो किसी देश द्वारा खुद ना लड़ा जाए, दूसरे समूह या फिर देश से लड़वाया जाए। लड़ाई किसी और की, फायदा किसी तीसरे को, एक तरह से ये प्रॉक्सी होता है। अब आप ये जरूर समझ सकते हैं कि कितना झूठ पाक के रक्षा मंत्री बोल रहे हैं। डुरूंड लाइन, जो एक तरह से उनकी सीधी जंग पिछले कई सालों से नजर आती है, डुरूंड लाइन जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को एक तरह से कनेक्ट करती है, कोई नई बात नहीं है। यहाँ पर जब पिटे तो अपनी आवाम के सामने गिड़गिड़ाते हुए भाई भारत का नाम ले दिया। वो कह रहे हैं कि ये जो पूरी लड़ाई है तो भारत की वजह से। सुनिए जरा। आई हैव माई डाउट्स कि ये होल्ड करेगा, क्योंकि तालिबान जो है ना वो मैंने जिस तरह आपको कहा है ना कि वो इस वक्त उनके जो फैसले जो है ना वो सारे दिल्ली से स्पॉन्सर हो रहे हैं। और मुत्तकी साहब एक हफ्ता वहां पे बैठे रहे हैं, अब वापस आ गए हैं, क्या प्लान लेके आए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये इस वक्त काबुल जो है वो दिल्ली की प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। अब उसका उनका इन्फ्लुएंस जो है, जो हमारे कॉमन दोस्त हैं, उनके इन्फ्लुएंस को काउंटर कर सकता है या नहीं कर सकता, उससे इन्फ्लुएंस हो सकता है नहीं हो सकता। देयर इज अ क्वेश्चन मार्क इन इट, यू नो, इट्स अ बिट प्रीमैच्योर कि मैं उस पर कमेंट करूं। तो ये ख्वाजा आसिफ हैं और वो बार बार यही बात को दोहराते हैं, इसीलिए दरअसल सवाल खड़े होते हैं, बड़े सवाल। अफगान से निपटने के बाद में पाक को भारत की याद आखिर क्यों आई? ऑपरेशन सिंदूर को क्या पाकिस्तान बुला नहीं पाया है? तालिबान से पिटने के बाद में भावनात्मक झूठ पाकिस्तान की सरकार बोल रही है, ये बड़े सवाल हैं जो लगातार खड़े होते हैं। और तालिबान ने जिस तरह से पाकिस्तान को धोया है, उसके बाद में पाकिस्तान की बिलबिलाहट ये नजर आती है। इसी पर करेंगे चर्चा। मेरे साथ में खास मेहमानों का जो पैनल है वो जुड़ा है, आइए जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ में इस दौरान जो जुड़ रखे हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी जुड़ रखे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मेरे साथ में रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर कर्नल संजीव मलिक जी जो हैं, वो भी इस दौरान मेरे साथ में जुड़ रखे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और मेरे साथ में पाकिस्तान से जर्नलिस्ट गजाला नूरीन जी भी जल्दी जुड़ने वाले हैं, और अकुनज़ादा चत्तन जी जो हैं वो भी पीपीपी के लीडर मेरे साथ में इस दौरान जुड़ रखे हैं। आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत जो है वो करती हूँ, अपने दर्शकों को बताती चलती हूँ, आप जुड़े रहिए
बताइएगा, क्योंकि पाकिस्तान के सभी अलग अलग बहुत दावे हैं जो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। विनोद दत्ता जी, आप ही से इस चर्चा की शुरुआत करते हुए मुझे ज़रा समझाने की कोशिश कीजिए कि पाकिस्तान को एक तरह से आदत हो गई है, ये एंटी इंडिया सिंड्रोम आखिर किस रूप में पाकिस्तान के लिए नजर आता है? कुछ भी हो पाकिस्तान में वो सीधे सीधे उसको इंडिया की याद आ जाती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पाकिस्तान इस तरह से खौफजदा है कि उसे हर शेडो में एक भूत दिखाई देता है। बिल्कुल। और चाहे कोई, उन्हें पाकिस्तान को इस बात का इल्म नहीं है कि भारत अफगानिस्तान के जो रिश्ते हैं, अगर आप तारीख में जाएं तो अब से नहीं, वो कई सदियों से मतलब हमारे उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। ये तो अंग्रेज थे जिन्होंने भारत को करीब 7 बार तकसीम किया। और अगर आप देखें कि मतलब चाहे आप खान अब्दुल गफ्फार खान, फ्रंटियर गांधी के समय से बात करें, क्या देखिए बचपन में हर भारत के तालिब इल्म को ये पढ़ाया जाता था कि काबुली वाला की जो स्टोरीज थी वो बताई जाती थी, और उसके माध्यम से ये बताया जाता था कि किस तरह अफगानिस्तान या अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो किस तरह से अपने जो वादे के पक्के होते हैं, अपने कॉल के पक्के होते हैं, और कैसे वो अपने देश को, खान अब्दुल गफ्फार खान साहब ने उस समय भी मजम्मत की थी कि भारत का जो विभाजन है वो नहीं होना चाहिए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, और भारत ने करीब 3 बिलियन का वहां सरमाया लगाया हुआ है। आप ये देखिए, चाहे वो सलमान डैम हो, चाहे वो जरान दिलराम वो हो रोड हो, या चिमटाला का प्रोजेक्ट हो, मतलब वहाँ हॉस्पिटल्स बनाए हैं, संसद बनाई है, और भी कई इमदाद दी गई है जब तालिबान की सरकार आई थी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे। तो ये उनका कहना, देखिए अफगानिस्तान की जो बात है कि साहब डूरन लाइन को बिल्कुल ठीक से अफगानिस्तान और पाकिस्तान या भारत के साथ हुआ था, उसको तकसीम नहीं किया गया, वो उनका कहना ठीक है। देखिए रेड क्लिफ लाइन भी जब सिरिल रेड क्लिफ ने बनाई थी तो वो वकील थे पेशे से, उनको भारत के बारे में कोई इल्म नहीं था। तो वहां वो एक आदमी को पकड़ लाते थे और उससे कह देते कि साहब इन दो देशों का आप इंटरनेशनल बाउंड्री है, इसमें इनको तकसीम कर दीजिए। वही गलती वो की है। अब आप देखिए डूरन लाइन में कई गांव ऐसे हैं जो आधे अफगानिस्तान में आते हैं, आधे पाकिस्तान में आते हैं। आप बलूचिस्तान का एरिया देखिए, वहां करीब 3 या 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पश्तून लोग रहते हैं। तो उनको चाहिए था कि साहब उसकी जो डिमार्केशन है वो मतलब एक मतलब विवेकपूर्ण तरीके से होनी चाहिए थी। तो अफगानिस्तान का ये कहना कि साहब डूरन लाइन को वो नहीं मानते हैं और इट शुड शिफ्ट ईस्टवर्ड्स, तो ये उनका बिल्कुल जायज मतलब डिमांड है। क्योंकि देखिए एक मतलब देश में या मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आधा आवाम आपके हिस्से में है, आधा उधर है। भारत बांग्लादेश के साथ ऐसे हुआ था, जो एनक्लेव या कॉन्क्लेव से 2015 में उन सबको आयरन आउट किया गया। तो जो गांव हमारे हिस्से में थे वो हमने ले लिए, जो बांग्लादेश की तरफ आते थे वो उनको दे दिए गए। खाली एक एनक्लेव रह गई है जिसमें अभी थोड़ा सा डिस्प्यूट है। जी जी बिल्कुल सर, और ये जो डिस्प्यूट है बहुत पुराना है, ये कोई पहला ऐसा मौका नहीं है। मेरे साथ में अब जो खास मेहमानों में आप देख रहे हैं, अब मेरे साथ में गजाला नौरीन भी जुड़ चुकी हैं। आपका भी बहुत स्वागत है गजाला इस चर्चा में। लेकिन जिस तरह की ये पूरा विवाद है बहुत पुराना विवाद है, अभी का नहीं है। डूरन लाइन की अगर बात की जाए तो तभी से ही ये लगातार हम विवाद जो है वो देखते रहे हैं। हालांकि अफगानिस्तान उसे कभी मानता भी नहीं है, उसे लाइन ऑफ कंट्रोल एक तरह से जिसे हम इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान ने उसे कहा है, वो उसे कभी भी नहीं मानता। अखुनजादा चट्टान जी, मैं आप ही का रुख करते हैं, मुझे जरा बताइए कि कुछ भी हो पाकिस्तान में लेकिन ठीकरा जो है वो सिर्फ हिंदुस्तान पर, ऐसा क्यों? अफगानिस्तान से लड़ाई तो आपकी पुरानी रही है ना, ये कोई पहली लड़ाई थोड़ी ना है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला तो नैना मेरी तरफ से आपको, आपके बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को और आपके तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। जी सर, गुड इवनिंग। दूसरी बात ये कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हिस्ट्री में मैं नहीं जाता हूँ, मैं हाल का आपको बताता हूँ। मेरा ताल्लुक जो है बाजोड़ एजेंसी से है। मेरा घर अफगान बॉर्डर से तकरीबन कोई 12 किलोमीटर के फासले पे है। अगर मैं रूम में नहीं होता तो मैं कैमरे से आपको दिखा सकता था कि ये सामने अफगान बॉर्डर है। अच्छा। मैं कौम से तरकलानी हूँ, तरकलानी में सलारजई हूँ। हमारे तरकलानी कौम के 3 कबीले बॉर्डर के इस तरफ भी है, बॉर्डर के उस तरफ भी है। सलारजई कबीला, मामून कबीला और चारमन कबीला।
ये तमहीद मैंने इसलिए बांध लिया कि आपको और आपके मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को पता चले कि हमारे लोग क्या सोचते हैं, ये हाल जो लड़ाई हो रही है और अफगानिस्तान के अवाम इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जी। वही लोग जो जमहूरियत पसंद लोग हैं, जो चाहते हैं कि अफगानिस्तान में बंदूक के बजाय अवाम की मर्जी का हुकूमत हो, जो लोग पाकिस्तान में हैं और जो लोग अफगानिस्तान में हैं, वो इस लड़ाई को लड़ाई नहीं समझते हैं, ये उसको टूपी ड्रामा समझते हैं। वजह क्या है? तालिबान हुकूमत को या अमारात इस्लामी को अफगानिस्तान में दो मेजर मसले हैं, दो मेजर मसले। एक मेजर मसला ये है कि पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट और अफगानिस्तान अमारात इस्लामी के कोशिशों के बावजूद अभी तक लोगों को ये यकीन नहीं हो रहे हैं कि ये लोग कोई अलग-अलग लोग हैं। लोग समझते हैं कि अमारात इस्लामी ये पाकिस्तान के प्रॉक्सी हैं और इस वजह से उनको मकबूलियत और महबूबियत जो है अफगानिस्तान में नहीं मिल रही है। जी। दूसरा, अफगान तालिबान का या अमारात इस्लामी का जो सबसे बड़ा मसला है वो दहशतगर्द टेररिस्ट जो नेटो अमेरिका वार के टाइम पे अफगानिस्तान आए थे, जिसमें चाइना की भी है, उज़्बेकिस्तान की भी है, पाकिस्तान की भी है, ईरान की भी है, बहुत सारे ममालिकों का। इन लोगों पे कैसे काबू पाया जाए? दूसरा मसला अमारात इस्लामी का ये है जो इन लोगों के हाथों बेबस है। हम समझते हैं कि इस लड़ाई में पाकिस्तान और अमारात इस्लामी को बहुत बड़ा फायदा हुआ। अमारात इस्लामी को फायदा ये हुआ कि वही लोग जो अपने आप को कौम परस्त समझते थे, जो अपने आप को जमहूरियत पसंद कहते थे, वो तालिबान के लिए इनके दिलों में महबूबियत जो है वो उभर रहा है, क्योंकि पुख्तनों को लड़ाई और ये चीजें वैसी भी अगर आपने गैर मकबूल हो जाए तो लड़ाई करो, ये तो एक फार्मूला है। तो मकबूलियत और महबूबियत इस लड़ाई से अमारात इस्लामी का अफगानिस्तान में बढ़ रहा है। दूसरा फायदा पाकिस्तान और अमारात इस्लामी को क्या हुआ, वो ये हुआ कि जो वहां पे टेररिस्ट है, जिनके ठिकाने हैं, जिनके मराकज है, जिनके हाथों अमारात इस्लामी बेबस है, इसमें पाकिस्तान को मौका फराहम किया कि आप लोग जाके और एक जो दहशतगर्दी के अड्डे हैं उसको आप लोग खत्म करें। और पाकिस्तान ने वही किया कि जाके वहां पे टेररिज्म के जो सेंटर है, ठिकाने हैं, जो भी है, वो एक एक करके मार भी दिया और मार भी रहे हैं। हम समझते हैं कि अगर पाकिस्तान की पॉलिसी में कोई तब्दीली आई तो पाकिस्तान का सबसे पहला ऑप्शन क्या होगा, जो हमारा मुतालबा है, जो हम अपनी रियासत को बार बार कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के बारे में आपका जो पॉलिसी है इस पे नजर रसानी करे, ये गलत है। तो हम उसको क्या मशवरा दे रहे हैं कि आप लोग क्या करें, जब पाकिस्तान अफगानिस्तान पे बैनुल-अक़वामी सतह पे प्रेशर डालना शुरू करे कि भाई अफगानिस्तान का सरजमीन जो है ये दहशतगर्दों का गढ़ बन चुका है, यही बात बहुत महत्वपूर्ण करी है। जी थोड़ा जल्दी से एक सेकंड बस, सिर्फ मैं सेकंड में खत्म कर रहा हूँ। दूसरा ये कि जब अफगानिस्तान के जमहूरियत पसंद लोग हैं, जो अफगानिस्तान में अवाम की मर्जी का हुकूमत चाहते हैं, जब इसको स्ट्रेंथन करना शुरू कर दे और उसको सपोर्ट देना शुरू कर दे कि वो जाके अपने मुल्क में अवाम की मर्जी की हुकूमत कायम करे, फिर हमें यकीन आएगा कि ये जो लड़ाई हो रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, ये टूपी ड्रामा नहीं है, ये हकीकत है। लेकिन इसमें हकीकत कोई नहीं है। आज भी जो इनके वज़रा है, इनके घर इस्लामाबाद में है, इनके बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इनके कारोबारी यहाँ पे हैं, इनको हम टूपी ड्रामे से ज्यादा कुछ नहीं समझते हैं। और आप लोगों भी एक बार सीख लेंगे, जिस तरह के CIA ने बहुत देर बाद सीख लिया कि भाई ये पाकिस्तान या एस्टेब्लिशमेंट तो हमारी तरफ नहीं था, ये तो अमारात इस्लामी की तरफ, और हमें जो शिकस्त हुई उसमें तो और अखुन ज़्यादा जी मैं इसी बात की तरफ ही में आ रही थी, इसी बात की तरफ में आ रही थी। सुनिए ना, आपने वही बात कही कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जो पूरा दबाव है, तनाव है, आपने उसको बखूबी एक एक करके बड़े अच्छे से समझाया। हालांकि मैं सवाल अगला गजाला नूरीन से ही करना चाह रही थी, लेकिन वो शायद अभी स्क्रीन से अभी चली गई है, वो दोबारा जरूर कनेक्ट होंगी। लेकिन यही एक बात बहुत संजीव मलिक जी महत्वपूर्ण हो जाती है। अखुन ज़्यादा जी ने भी वही बात कही
थी कि दहशतगर्द जो शब्द का इस्तेमाल तालिबान के लिए किया अफगानिस्तान बॉर्डर के आसपास, वो बता रहे हैं कि भाई कई कबीले जो हैं वो दोनों ही तरफ से रहते हैं और दहशतगर्दी को आखिर पनाह और बढ़ावा किसने दिया? पनाह पाकिस्तान ने दिया, पैसा पाकिस्तान ने दिया, प्लेटफॉर्म पाकिस्तान ने दिया, और जब वही अब उनके सर पर चढ़कर बैठ रहे हैं तो ठीकरा भारत पे फोड़ देते हैं। थैंक यू नैना। जो हमारे जो पाकिस्तान के मेहमान हैं जो बोल रहे थे, मैं उनको थोड़ा ध्यान से सुन रहा था जी। अब मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि देखिए, खुद दहशतगर्द, एपी सेंटर ऑफ द टेररिज्म, और ये इंडिया नहीं पूरा वर्ल्ड ने इनको तमगा दिया हुआ है। वो लोग ये बात कर रहे हैं जिन्होंने इंडिया के साथ, भारत के साथ डे वन से ब्लीड थ्रू 1000 कट्स की पॉलिसी अपनाई, जिन्होंने यहाँ पर कोई कमी नहीं छोड़ी, और जितने किराए के अपने तो अपने, ये कहते हैं प्रॉक्सी, आज मैं सुन रहा था बहुत जगह प्रॉक्सी का जिक्र हो रहा है। जी। ये खुद तो प्रॉक्सी हैं। ये पाकिस्तान एक प्लेग्राउंड है, ये नेशन नहीं है नैना। ये एक, दिस इज ए पीस ऑफ लैंड। यहाँ पर इतने ज्यादा विरोधाभास हैं, इतने ज्यादा इंटरेस्ट लोगों के कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। लेट मी टेल यू, मैं आपसे पहले भी शेयर किया था कि पाकिस्तान इज हेडिंग फॉर गृह युद्ध। शायद इनको मुझे नहीं पता उर्दू में क्या बोलते हैं गृह युद्ध को। कारण है उसके, देखिए उसके बड़े सब्सटेंशंस है जी। सबसे पहले ये देखिए, टीटीपी को खड़ा किसने किया? बिल्कुल, जिसने खड़ा किया, भारत को ये इतना दर्द देने के लिए किया, वो आज हमें कह रहे हैं कि जी हम तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। आप कितना भी कहें कि हाँ आप आतंकवाद से पीड़ित हैं, आपने दुनिया में वो जख्म दिए हैं लोगों को कि वो नहीं भूल पाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, इनके जिया उल हक साहब को देखिए ना, ये जिसकी फिलिस्तीन की रात दिन कस्में खाते हैं और उनको लेकर रात दिन ये सुबह शाम रात का खाना खाते हैं, कितने लोग मरवाए? जॉर्डन का याद करिए ना, बहुत दिनों की बात नहीं है, 70 से चलता है जी नैना। और मैं आता हूं इनकी बात जी। मुनीर जो है, जो इनके है फील्ड मार्शल मुनीर जी, ये बाकी तो सब बहाना है, असली काम है नमक का कर्ज चुकाना है। नमक खा के आए हैं ना कहीं पे, उस नमक का कर्ज ये चुका रही है। ग्राउंड बन रहा है, बड़ा गेम ये देख नहीं पाते, और जो देखते हैं पाकिस्तानी वो बोल नहीं पाते। कारण ये है कि इनको अगले दिन उठा लिया जाएगा। देखिए बड़ा गेम सुनिए नैना, हमारे यहाँ पे जो पत्रकार लोग हैं वो इतनी डेप्थ तक जाते हैं कि वो दुनिया की पूरी खबरें निकाल लेते हैं। इसके आगे मैं एक सेंटेंस कहता हूं जहां पे शायद उनको समझ आ जाए। बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए जब हमने 105 आंखें अंतरिक्ष में एक साथ छोड़ी थी, 105 सैटेलाइट हमने एक साथ छोड़े थे। हमको दुनिया की हर नॉलेज का बैठे बैठे हमें ज्ञान हो रहा है, और इंडिया पावरफुल बहुत डायमेंशन में हो रहा है। ये भी एक डायमेंशन है कि हमको दुनिया की खबरें 15 मिनट के अंदर मिल रही है। ये जो कह रहे हैं, कौन इनकी चौकी की खबरें कौन देखेगा हमको? नहीं, वो हमारे पास भी हैं। इनकी जो वहां पे जो इनके जो पाकिस्तानी सैनिकों की जो बेइज्जती हो रही है, इतनी बेइज्जती में कोई गैरत मुल्क इंसान होगा डूब के मर जाएगा। और उनको जाके वहां पे मुझे लगता है, देखिए पहली बात तो ये कि वहां पर हमने देखा कि उनके जो यूनिफॉर्म है, उनकी जो पतलूने हैं वहां, और उसकी जो तोप है वो वहां पर लोग बाकायदा तालिबान में अफगानिस्तान में लेकर घूम रहे हैं। और मुझे तो बड़ी हैरानी होती है संजीव जी, और किसी भी देश के लिए, मतलब ठीक है ये शर्म की बात हो जाती है, और हम लोग जब बैठे हैं तो हमें भी दुख होता है किसी भी देश की सेना के साथ में। अपने ही घर में पीओके और बलूचिस्तान में भी हमने देखा था, उनकी वर्दियों को एक तरह से उन्होंने नीलामी के लिए रख दिया था। नैना, एक सैनिक के लिए सबसे डूब मरने वाली बात है अगर उसकी वर्दी उतर जाए। बिल्कुल। आज इनकी वर्दी, इनके पैरों में जूता नहीं है। देखिए मैं इनको डेरिवेटिव कोई ऐसा नहीं बोलना चाहता, बट फैक्ट्स आप कब तक मुंह छिपाओगे? इनके सैनिक जो लड़ रहे हैं, इनके पैर में जूते तक निकाल लिए गए हैं। उनकी हालत देखिए। मैं मेरी उन सैनिकों के साथ हमदर्दी, वो अपने कंट्री के लिए लड़ रहे, लेकिन गेम किसका खेल रहे हैं? ये जो मुनीर है ना, मैं बताता हूं, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा अभिशाप बन के आया है। ये पाकिस्तान को चारों तरफ से मरवाएगा और वहां के लोगों को उस हालत में छोड़ देगा कि वहां के लोगों को निकलने में दशकों लग जाएंगे उस स्थिति से। और रही बात ये कि आप जो मैं एक सेंटेंस पहले बोला था ना, ये देखिए बागराम का बेस बन रहा है, ये ईरान के लिए पहले होमवर्क हो रहा है। आप चिंता मत कीजिए, बहुत ज्यादा दिन नहीं है जब पाकिस्तान को देखेंगे। पाकिस्तान की सेना एक मर्सनरी की तरह किराए पर चारों तरफ वर्ल्ड में फैल गई। इन्होंने जो समझौता किया ना, ये समझौता नया नहीं है, इनका समझौता पहले से भी है रियाद के साथ। हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप कीजिए, क्योंकि भारत जो करता है अपने दम पे करता है। हम किसी के भी उकसावे पे, किसी के सपोर्ट पे अपनी पींगे नहीं मारते, ना ही हम ज्यादा बोलना चाहते, लेकिन जब वक्त आएगा उसको अपने कर्मों में बदल के प्रूव करके दिखाएंगे कि हम भारत क्या कंट्री है।
रही बात है पाकिस्तान की, लास्ट सेंटेंस, जस्ट फिनिशिंग इट, जी जी, पाकिस्तान को आज ये समझ नहीं आ रही है, ये लोग अपना छोटा छोटा गेम खेल कर खुश हो रहे हैं। अफगानिस्तान के लोग वो लोग हैं कि जो बहुत ही बैटल हार्डन्ड लोग हैं, आज तक उन्होंने कोई भी युद्ध नहीं हारा है। उन लड़ाकों से ये भिड़ रहे हैं। उन्होंने थोड़ी कहा था, इन लोगों ने जाके इन पर एयर स्ट्राइक शुरू की। लेकिन जहां तक ये जो कह रहे हैं ना जी हमको दे दीजिए, टाइम दे दीजिए, मैं कहता हूं पाकिस्तान इज बाइंग टाइम, नथिंग एल्स। और अफगानिस्तान को इन पे लेकिन टाइम बाइंग का क्या, टाइम बाइंग क्यों आपको लग रहा है कि ये जो 48 घंटे का ये जो युद्ध विराम है उसमें कुछ बदल जाएगा क्या? जी जी जी, कंसोलिडेशन और इसके साथ सप्लाई लाइंस का मजबूती, इसके अलावा आपकी जो आर्म्स एम्युनिशन है उसका फॉरवर्ड स्टेजिंग, ये सब चीजें कंसोलिडेशन के लिए। दूसरा, और लेट मी टेल यू, ये लोग एक चीज और मैं बताना चाहता हूं आपको। देखिए, मुझे नहीं पता कौन सी मूवी है, बट मूवी से कोरिलेशन कर रहा हूं मैं ग्राउंड का। जी, याद रखिएगा, पाकिस्तान पे विश्वास कभी नहीं करना, ये वापस छुरा भोंकने आएगा। आप चाहे जितने समझौते कर लो और चाहे इनको पैसे फेंकिए, इसको पैसे से मुंह है, ये अपने पैसों पे जाएंगे और पैसों के कारण इनसे कुछ भी करवा लीजिए। इनकी आर्मी तैयार है करने के लिए। और देखिए, और ये बात हमने ही कहा, बल्कि खुद ही मुझे लगता है अखुंजादा जी भी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के कई एक्टिविस्ट खुद ये बात कहते रहे। लेकिन विनोद दत्ता जी, एक बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, बार बार अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का एक हिस्सा हो चुका है कि कुछ भी घटना हो भारत को कोसो, कुछ भी घटना हो भारत पर डाल दो, कुछ भी घटना हो, घर में पानी खत्म हो गया भारत की गलती, आपके देश में महंगाई शुरू हो गई भारत की गलती है ना, यहाँ पर आतंकी गतिविधियां बढ़ गई भारत की गलती, अफगानिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया भारत की गलती, हम यूएन में एक्सपोज हो गए भारत की गलती। अब तो ऐसा लगता है कि ये जो एंटी इंडिया सिंड्रोम है, वहां पे वो सुबह शाम दिन रात बस यही इसी बात का ही माला जपते रहते हैं। जबकि एक फैक्ट है सर, देखिए, फसल टीटीपी, अलकायदा, हक्कानी जैसे जो समूहों की रही, ग्रुप्स की रही, वो पाकिस्तान ने ही एक तरह से उनकी शुरुआत ही फसल उसी की। अब आज वही पाकिस्तान में सक्रिय है और उसी का एक तरह से खामियाजा पाकिस्तान भुगतता है, और अपनी नीतियों की ही वजह से तो बॉर्डर पर उसने अपने दुश्मन पाल बैठे हैं। बिल्कुल, आप देखिए, कर्नल मलिक साहब ने बिल्कुल ठीक और वजह फरमाया कि देखिए किस तरह से पाकिस्तान ने जिस चीज की बुनियाद रखी, आज वही उसकी मतलब बर्बादी का कारण बन रहा है। अतीम मुनीर साहब, देखिए जिस तरह की खाना जंगी पाकिस्तान में चल रही है, जिस तरह से वहाँ लोगों को बुनियादी चीजें मुहैया नहीं है, तो मैं तो एक ही शेर उनको बताना चाहूंगा कि बदलना तो चाहता हूं मैं निज़ाम हुकूम, बदलना तो चाहता हूं मैं निज़ाम हुकूम, पर मेरे बस की बात नहीं। तो असीम मुनीर साहब का यही मतलब पोजीशन हो चुकी है। बलूचिस्तान उनसे संभल नहीं रहा, खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह की मतलब यहाँ की सरकारें और सेना मजबूरी हो गई है क्या, गले की फांस, ना निकल सकते हैं ना उगल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि देखिए आज इस पाकिस्तानी सेना जिसका परचम किसी जमाने में पाकिस्तान में इतना लहराया करता था कि पाकिस्तान का एक इम्पोर्टेंट पिलर हुआ करता था, लेकिन जब से मोहम्मद जियाउल हक ने रेडिकलाइजेशन लाया पाकिस्तान आर्मी में, वहीं से इसका जो कहते हैं कि उसके दिन खराब होने शुरू हो गए। आज पाकिस्तानी सेना की जिस तरह से शाइन और शीन, जिस तरह से उसको जमीन में मिट्टी में मिलाया गया है, कभी भी देखिए एक सोल्जर ऑलवेज रेस्पेक्ट सोल्जर। भारत पाकिस्तान के बीच में कई युद्ध हुए हैं, जहां भी हमने कोई इस तरह के रणबांकुरे देखे, मैं खुद कारगिल में रहा हूं, और आप देखिए कैप्टन करनाल शेर जो इतनी बहादुरी से लड़े, भारतीय कमांडरों ने उनकी साइटेशन लिखी और पाकिस्तानी हुकूमत दरखास्त की, ये शेर की तरह लड़ा और इसको पाकिस्तान का सबसे जो उच्चतम अवार्ड है वो मिलना चाहिए। तो एक सोल्जर हमेशा एक सोल्जर की रेस्पेक्ट करता है, लेकिन जिस तरह से वहां पाकिस्तानी सेना को खदेड़ा जा रहा है, आप देखिए अफगानिस्तान की जो आर्मी है वो कोई मतलब प्रोफेशनल आर्मी नहीं है, वो बिल्कुल मतलब वो कहते हैं ना कि कबीलों पे बेस्ड है, या मतलब सर कोई सिस्टमैटिक नहीं, वो मरो और मारने पर भरोसा करते हैं, वो कोई यूनिफॉर्मिटी उनमें नजर नहीं आती, वो डिसिप्लिन्ड सिस्टमैटिक आर्मी नहीं है। देखिए उनके अंदर जज्बा और जुनून है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी के पास ताकत होगी, लेकिन जो कुव्वत है वो अफगान आर्मी के पास है। उनके अंदर जुनून है, उनके ऊपर जो अत्याचार किए जा रहे हैं, या जो जिस तरह से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पीठ में छुरा भोंका है। आप देखिए अफगानिस्तान में ब्रिटिशर्स, जब ब्रिटिश अफगान वॉर्स हुए थे, ब्रिटिशर्स हारे वहां, मुझे ऐसा लग रहा है जी।
जी जी जी। बात तो पूरी कीजिए सर। पंजशीर की वैली जो आज तक कभी कोई नहीं जीत पाया, आईएसआई के सरबराह वहां खड़े होकर उस ऑपरेशन को अंजाम देते हैं बिल्कुल। और बाद में अफगानिस्तान के साथ धोखाधड़ी करते हैं। देखिए, पठान कुछ भी मतलब टॉलरेट कर लेगा, लेकिन अगर उसके साथ वादा खिलाफी हुई तो वो आपको ऐसा सबक सिखाएगा कि आपकी कई पुश्तें इसको याद रखेंगी। तो इन सब चीजों को देखते हुए पाकिस्तान, आप देखिए, मतलब जो एक मतलब ऑर्गेनाइज्ड आर्मी नहीं है, जिसको उतना बैटल एक्सपीरियंस नहीं है, केवल गुरिल्ला वॉरफेयर से या टैक्टिक्स से या अपने जुनून के सहारे, एक मतलब वेल ट्रेन्ड आर्मी जो पाकिस्तान की है, लेकिन जिसका मोराल बूट्स में है, उसको किस तरह से खदेड़ देते हैं, किस तरह से वहां के सैनिक हैं वो भीख मांग रहे हैं उनके आगे। खैबर पख्तूनख्वा में देखिए आप, इसमें बलूचिस्तान में ये कितनी चिंता और मतलब मुझे लगता है कि शर्म लाने वाली तस्वीरें हैं और किसी भी सरकार के लिए भी। लेकिन वही बात है कि सोल्जर्स हमेशा दूसरे सोल्जर की रिस्पेक्ट करता है और सबसे महत्व, और मुझे लगता है सिर्फ इंडिया की ही बात है, बाकी मुझे पाकिस्तान की तरफ से तो ये उम्मीद नजर नहीं आती। लेकिन एक बात जरूर है कि हमेशा लड़ाई भले ही सेना लड़ती है, लेकिन उसके पीछे जो रणनीतियां हैं वो सरकारों की होती हैं और यहाँ पर पाकिस्तान की रणनीति फेल नजर आती है अखुंजादा जी, क्योंकि हम देखते हैं लगातार बड़े स्तर पर लोगों की जान जाती है और सेना का नुकसान, वहां की जनता का नुकसान। चूंकि आप बॉर्डर एरिया पे ही रहते हैं, अफगान बॉर्डर के बहुत नजदीक है जैसा आपने बताया, तो वहां पर भी अगर जो बड़ा नुकसान हो रहा है, हो तो रहा है। हमने देखा था कि कैसे लोग बस वहां से भागने की फिराक में थे कि वो सुरक्षित जगह पर चले जाएं, इस पूरे युद्ध में कहीं वो अपनों को या खुद को नुकसान ना पहुंचा बैठे। तो ये क्या सरकार की नीतियों की एक तरह से फेल्यूर है, उसका नतीजा है ये? देखिए जी, यहाँ पे लोगों को पता भी नहीं है कि लड़ाई हो रही है कि नहीं हो वो रही है। seriously? और अगर हकीकत में एक सेकंड, जिस तरह आप दूसरों को तहम्मुल से नहीं, मैं सुनती पूछ थी, रही हूँ, इस ऐसा तरह सीरियसली वहां काइंडली लोगों मुझे को भी अभी भी सुने, जानकारी नहीं है क्या कि युद्ध चल रहा मुझे है? भी सुने ना, मुझे भी सुने। दूसरी बात ये कि अगर लड़ाई का टाइम आ गया तो पाकिस्तानी फोर्सेस को जरूरत नहीं है अफगानिस्तान के लिए। हम कबाइली अवाम जो है, पूरा पुख्तनख्वा का भी मैं नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ हम कबाइली अवाम इसके लिए काफी है। और माजी में हमने ये किया है, 1960 में अफगानिस्तान हुकूमत ने बाजोड़ पे हमला किया था। इसमें फोर्सेस वो इसके साथ नहीं लड़े थे, हम बाजोड़ के अवाम लड़े थे और हमने उसको शिकस्त दिया था और अपने बॉर्डर से दूर फेंका था। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये कामयाबी है इमारात इस्लामी के और पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के, कि आप लोगों को यकीन दिला दिया कि हकीकत में ये लोग लड़ रहे हैं। हम आज भी ये नहीं समझते कि लड़ रहे हैं। हाँ, मैं लाख पाकिस्तान के अफगान पॉलिसी का खिलाफ जरूर अगर हूँ, अगर अगर लेकिन सुनिए ना, एक सेकंड तोपों को देखिए ना, चलाना, गाड़ियों को यहाँ पर बड़े बड़े तोपे नजर आना और एक दूसरे पर भारी हमले करना, गोला बारूद फेंकना और ये दावा करना कि भाई हमने इतने सैनिकों को मार गिराया, हमने अफगान के इतने लड़ाके मार गिराए। अगर ये लड़ाई नहीं तो कौन सा खेल खेल रहे हैं फिर पाकिस्तान के सैनिक और तालिबान के लड़ाके? अगर ये लड़ाई नहीं है तो फिर कौन सा खेल है सर? नैना, आप राजनीति की तारीख एक बार दोबारा पढ़ के देख ले। मैंने आपको बता दिया कि सीआईए को भी ये यकीन था, क्योंकि नेटो कॉन्वॉय हमारी जमीन से गुजरते थे, इनके ड्रोन्स हमारी जमीन से उड़ते थे। आखिर में उनको पता लगा कि पाकिस्तान ने हमारे साथ क्या किया और इमारात इस्लामी ने हमारे साथ क्या किया। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान अगर कमजोर मुल्क होता तो दूसरे ममालिक अपनी सिक्योरिटी का इन्हिसार पाकिस्तानी फोर्सेस पे नहीं करते। 10 तारीख को सुबह नमाज के साथ पाकिस्तान ने लड़ाई शुरू की और शाम 4 बजे तक आप लोग इस पे मजबूर हो गए कि फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान और अमेरिका से मिन्नतें करें कि हमारे दरमियान सीज फायर करे, वरना लड़ते ना। अगर आप लोग लड़ सकते हैं, पाकिस्तान इतना कमजोर है, कुछ भी नहीं है, खुदा न ख्वास्ता जिस तरह के आप लोग कह रहे हैं, तो फिर लड़े। और मुझे इंडिया पे अफसोस हो रहा है कि ये दुनिया में इतना तनहा हो चुका है कि 2 ममालिक इसके दोस्त है, और माशाल्लाह क्या दोस्त है। एक इजराइल जिसको आधी दुनिया नहीं मानते हैं, और एक अफगानिस्तान जिसने सिर्फ रशिया ने उसको तस्लीम किया, आप लोगों ने खुद भी नहीं किया है अभी तक। आप लोग तो कह रहे थे कि तालिबान में गुड और बैड नहीं है,
फिर ये गुट तालिबान कहाँ से आ गए? आप लोगों ने अफगानिस्तान का जो अवाम का एजेंडा है उसको हटा के तालिबान का एजेंडा लगा दिया। पीछे आप लोगों ने बामियान का तस्वीर लगा दिया। आपको याद है बामियान के साथ क्या हुआ था और किसने किया था? इतने आप लोग मजबूर हो गए, आप लोग इतने तनहा हो गए कि मुझे आप तो ना लोगों को मुझे अफगानिस्तान नहीं का अखुन इतना जादा जी जरूरत मजबूर पड़ा कौन है कि कौन नहीं है। खवातीन देखिए साहब सुनिए को सुनिए प्रेस क्या है कॉन्फ्रेंस अखुन से जादा निकाल जी, दिया। मजबूर कौन है कौन नहीं है ये तो मुझे लगता है पूरी दुनिया जानती है। और इसको लेकर आप लोग जिस मंच पे बार बार यूएन पर जानती जाने है की ना? बात कहती है, जानती है बिल्कुल कि खवातीन बिल्कुल साहब बखूबी को जानते हैं। किसने आपने निकाल दिया कहा प्रेस अखुन कॉन्फ्रेंस जादा से? जी आप कह रहे इतने कोई युद्ध मजबूर नहीं हो हो रहा गए है, कि आप लोगों अफगानिस्तान ने की बॉर्डर और खवातीन का पाकिस्तान भी पे अपना कुछ भूल नहीं हो रहा गए है। कि अगर कुछ खवातीन को नहीं क्या हो रहा हुकूक है हासिल है तो इंडिया भाई में। फिर बार बार भारत का नाम क्यों उसका राग अलापना क्यों शुरू कर देते हैं? मेरे साथ में अब किसी ने नहीं गजाला लिया है, नूरीन जी का भी मैं रुक कर लेती हूँ प्लीज। बहुत मैं बड़ी देर से गजाला जी का भी वेट कर रही थी। गजाला जी एक बड़ा सवाल यह है कि तालिबान जिसे आप अभी तक स्ट्रैटेजिक एसेट कहते रहे, बाकायदा 90s में स्ट्रैटेजिक डेप्थ नाम की एक नीति बनाई, लेकिन आखिर क्या हो गया? वो नीति क्या असफल हो गई, असफलता की तरफ आई और वही जो आपके एसेट थे अब वो आपके ऊपर लायबिलिटी ही नहीं बल्कि बड़े खतरे भी बन गए। और वो अगर खतरे बने तो अब आपने उसके लिए भी हिंदुस्तान को कोसना शुरू कर दिया। नैना थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और उसके साथ ही आपसे और आपके मोजिस पैनलिस्ट से माजरत, बिकॉज मैं क्योंकि यहाँ पर एक चैनल के साथ भी जुड़ी हुई हूँ तो मेरी कुछ अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियां जो आजकल थोड़ा ज्यादा हो गई हैं, तो मुझे एक ब्रेकिंग न्यूज के लिए फौरन जाना पड़ा। अच्छा, मैं आपके मोजिस पैनलिस्ट को सुन रही थी और जो मेरे पास लिस्ट आई है उसमें ब्रिगेडियर विनोद दत्ता और कर्नल संजीव मलिक साहब मौजूद हैं और मैं इनको बीच में थोड़ा थोड़ा सुन रही थी और मैं सुनते हुए सोच रही थी कि कितने मजबूर हैं ये लोग। मतलब पाकिस्तान की जब फौज का जिक्र कर रहे हैं तो इनके अल्फाज इनका साथ इसलिए नहीं दे रहे थे क्योंकि ये शायद हमसे ज्यादा पाकिस्तान फौज की जो प्रोफेशनलिज्म है जिसको इस वक्त पूरी दुनिया मान रही है, जान रही है और जिसको आप लोगों ने साबित किया, आप लोगों की फौज की उस बुजदिली ने साबित किया जो 10 मई को सामने आई थी, जिसमें फिर से मैं बता रही हूँ देखो क्या हो जाता है, पता है जानती है गजाला, मुझे लगता है कुछ भी बात होती है पाकिस्तान का काम बिना हिंदुस्तान का नाम लिए चल ही नहीं सकता। पहले इतनी देखिए इतनी आतंकी घटनाएं आपने इतने आतंकी भेजे, हर बार हमने उसका जवाब दिया। अब पहलगाम अटैक को लेकर जिस तरह से हमने जवाब दिया तो अभी भी आपको उसको लेकर ये लगता है ठीक है, अभी भी आप अपनी आवाम को यही बात कहकर एक तरह से दिलासा देती है। नैना आप लोग जवाब नहीं दे रहे, आप लोग वही कुछ कर रहे हैं जो आप लोग करने के आदी रहे हैं। और वो आप लोग कर रहे हैं दहशतगर्दी कर रहे हैं जो कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं कर रहे। हम तो बड़े अरसे से आपकी दहशतगर्दी का शिकार है, उससे लड़े, अब कैनेडियन हो या अमेरिका हो। आप अच्छा, टीटीपी अलकायदा हक्कानी, टीटीपी अलकायदा हक्कानी, सुनिए ना, टीटीपी अलकायदा हक्कानी, गजाला ये तो आप ही, ये तो पाकिस्तान की ही फसल रही है ना, वही आप ही के यही संगठन अब आपके लिए मुसीबत का सबब बन गए, टीटीपी अलकायदा हक्कानी, और अब आप उसमें भी फसल आपने उगाई, आप लोगों ने यहाँ पे पाला पोसा। और छोड़िए पाकिस्तान ने तो तालिबान को भी पनाह पैसा प्लेटफॉर्म सब दिया ना। अब आपके वो जो सो कॉल्ड बिरादर थे वो आपके बिरादर आपके दुश्मन बन बैठे तो मुसीबत से लड़ रहे थे ना। नैना अब आप मुझे सुनेंगी, नैना अब आप मुझे सुनेंगी, आई होप। हाँ बोलिए ना, बोलिए। अगर आप मिसफैक्ट करेंगी तो मैं आपको टोकूंगी, बताइए। ओके नैना, अगर हम रोज की मुसीबत से जो कि पूरी दुनिया में और फिर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वाहिद जिम्मेदार है इतने अरसे से लड़ रहे थे, तो ये जो फितनातुल खवारिज है, जो टीटीपी है, इससे लड़ना हमारे लिए कोई मसला नहीं है। इससे पहले हम उससे सरफे नजर किए हुए थे। वेरी क्विकली आपको 7 अक्टूबर को मॉस्को में एक इजलास हुआ था मॉस्को फॉर्मेट के हवाले से, उसके हवाले से वेरी क्विकली बताती जाती हूँ और आपके देखने वालों के इंफॉर्मेशन के लिए कि मॉस्को फॉर्मेट वो वाहिद इजलास था जिसमें के आमिर खान मुत्तकी पर जब पाबंदियां हटाई गई थी फजाई सफर के हवाले से, उसके बाद पहला वो इजलास था मॉस्को फॉर्मेट जो कि मॉस्को में हुआ था जहां पे आमिर खान मुत्तकी ने शमूलियत की थी। ये वो इजलास था जिसमें पाकिस्तान, चीन, रूस, अफगानिस्तान और उसके अलावा ईरान खुद शामिल हुए थे, सऊदी अरब शामिल था। और उसी इजलास में ही पाकिस्तान ने ये बता दिया था दुनिया को और अफगानिस्तान को कि अब तक हम फितनातुल खवारिज की या टीटीपी की हरकतों से सरफे नजर इसलिए कर रहे थे कि शायद ये समझ लें। अच्छा, अब आपने ये बात तो बता दी, लेकिन मेरा जो पहला सवाल था आपने उस सवाल का जवाब भी नहीं दिया गजाला कि 90s के दौर में आपने एक तरह से स्ट्रेटेजिक डेप्थ नीति बनाई थी और आपने तालिबान को स्ट्रेटेजिक एसेट कहा था।
आखिर वो क्या हो गया, वो नीति कहां से उल्टी हो गई और तालिबान अब आपके लिए कैसे जानलेवा बन गया? अरे स्ट्रेटेजी हमने उनको नहीं कहा था, ये आप लोगों की ही की गई सारी साजिशें थी, जिसके बाद आप लोगों ने ये सारा कुछ किया था कि पाकिस्तान के इस तरह से, हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है। मैं आपको यही बार बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जिस बात की तरफ आप नहीं आ रही हैं कि अफगानी अभी भी वो इलाज के लिए हमारे मुल्क में आते हैं, वो हमारे मुल्क में है, वो भारत में मौजूद नहीं है, जो आम अफगानी है। अगर मैं आम अफगानी की बात करूं तो वो इस वक्त भी हमारा भाई है, हमारा मुसलमान मुल्क के हैसियत से वो हमारे मुसलमान भाई है। एक और बात बताऊंगी, आपके देश ने 1990 से 2021 तक तालिबान को ट्रेनिंग दी, हथियार दिया, शरण दी, संरक्षण दिया, और अब वही तालिबान आप पर पलटवार करता है। और इसका फैक्ट ये है कि यूएन की एक रिपोर्ट आई थी 2022 में, बाकायदा उसमें कहा गया था कि तालिबान का जो 70% नेतृत्व है वो पाकिस्तान करता है, और बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ इस चीज को। नैना, ये तो वही फेक प्रोपेगेंडा है ना जो आप लोग करने के आदी रहे हैं। अच्छा, अब आपको यूएन, आप उसी यूएन पर रोने जाते हैं, तब आपको सही लगता है। यूएन की रिपोर्ट आपके एंटी में नजर आती है तो आपको फेक प्रोपेगेंडा नजर आ जाता है। विनोद जी, यही यूएन की दर्द पे जब जाते हैं अपना रोने के लिए कि भैया हमें इतनी मार पड़ गई, हमें इतना पीट दिया, हमें वहां पर इस तरह से हम प्रताड़ित हैं, हमें पैसे नहीं मिलते, हमारे साथ में ये हो रहा है, तब तो वो यूएन बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन वही यूएन की रिपोर्ट जब इन्हें एक्सपोज कर देती है कि 2022 की रिपोर्ट है सर, बहुत ज्यादा नहीं, 2021 तक यही पाकिस्तान एक तरह से तालिबान के 70% को एक तरह से होल्ड करता था, नेतृत्व करता था। अब वही यूएन की रिपोर्ट इनको बुरी लगने लगी और उसमें भी इंडिया की गलती है इनके लिए। तो सबूत लेकर आए ना, अभी मैं यहाँ पर बैठी हूँ, आप लोग भी बैठे, पैनलिस्ट को भी बिठाए, सबूत लेकर आए। यही वो अरे मैडम, रिपोर्ट्स को तो मानिए, वैसे ये सवाल विनोद दत्ता जी के लिए था, लेकिन गजाला रिपोर्ट्स को तो मानिए, ये तो चिट भी मेरी, पट भी मेरी, और सिक्का जो है मेरे पापा का हो गया ये। विनोद जी देखिए, बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए, इट कैन नॉट बी ए मैरिज ऑफ कन्वीनियंस कि आपको जो रिपोर्टें जो साया हो रही हैं, जिसमें आपको अपना फायदा दिखाई दे रहा है, आपको वो आप उसका आप एडवोकेसी करते हैं, और जो मतलब इंटरनेशनल बिरादरी या जो बैनुल अक़वामी स्तर पे जिस चीज की मजम्मत हो रही है वहां से आप किनारा कर जाते हैं। आप देखिए, कोई भी देश ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान की मजम्मत न करता हो, कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसने ये ना बताया हो कि किस तरह से दहशतगर्दी, जिस तरह से तंजीमों को वहां वजीफा दिया जाता है, जिस तरह से आप देखिए वहां के पाकिस्तानी फौज के सरबरा वो जाके फातिया पढ़ रहे हैं जब दहशतगर्दों की मौत होती है ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान, या वहां उनको किस तरह से मतलब जो उनका काडर है रिक्रूटमेंट में कैसे उनको माली इमदाद दी जाती है, कैसे उनको एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के तहत उनको मतलब अगर कोई कोर्ट उनको कोई मतलब सजा भी सुनाना चाहता है तो वो उस पोजीशन में नहीं है। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये लगता है कि भाई किस तरह से वहां दहशतगर्दी, बिकॉज देखिए पाकिस्तान में जो ये पॉलिसी आई थी पहले कि भाई उन्हें मालूम है कि वो प्रत्यक्ष रूप से भारत के साथ लड़ाई नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा कि ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। और जब से आप ये देखिए रेडिकलाइजेशन, जहां जिस आर्मी में, जिस फौज में अगर रिलीजियस फर्वर आ जाएगा या रिलीजियस तड़का आ जाएगा, उस सेना का विनाश बिल्कुल लाजमी है। और यही चीज आप पाकिस्तान में देख रहे हैं। आप देखिए क्वेटा, जहां एक और हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है, वहां मतलब बलूच आर्मी इतने बड़े अटैक्स करती है और वहां इतने लोग इनके मतलब मारे जाते हैं पाकिस्तानी सेना के। तो ये मतलब ये सब बताता है कि किस तरह से जो उनकी जो पकड़ है, जो आपके मतलब स्टेट्स है। अब आप देखिए, चाहे खैबर पख्तूनवा हो, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे सिंध हो, चाहे गिलगिट बाल्टिस्तान हो, किस तरह से मतलब उनकी जो सेना है उसको खदेड़ा जा रहा है। वो अभी हाल ही में देखिए गिलगिट बाल्टिस्तान में जिस तरह के मुजाहरे हुए थे, वहां पे आप ये देखिए कि मतलब 2 ब्रिगेड्स पाकिस्तान को मूव करनी पड़ी, तब जाके वो लोगों का सामना कर पाए। तो ये बताता है, देखिए हमने पाकिस्तान को यही कहना चाहते हैं कि आपने ईस्ट पाकिस्तान से कुछ नहीं सीखा। जिस तरह से गिलगिट बाल्टिस्तान में आप लोगों को बुनियादी सहूलियतों से मुहैया मतलब रूबरू नहीं होने देना चाहते हैं, वो भी आपसे जुदा हो जाएगा।
खैबर पख्तूनवा में भी इस तरह का बहरान चल रहा है। बिल्कुल, पीओके बलूचिस्तान में तो अपने आप हम बड़े स्तर पर वो नाराजगी देखते ही हैं, और जिस तरह से हमने देखा था वही इसके पहले गजाला इस बीच जब थी नहीं तो यही चर्चा हो रही थी कि कितनी दुखद बात है कि वहां पर जो पाकिस्तान की सेना की यूनिफॉर्म की नुमाइश एक तरह से की गई, उनके कपड़े उतरवाकर वहां पे हेलमेट और वहां पर यूनिफॉर्म लगाई गई और बाकायदा 10-10 रुपए में उसे बेचने की बात कही गई थी। लेकिन संजीव मलिक जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आ जाती है जी, एक आ रही हो गजाला, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आ जाती है, क्या पाकिस्तान में अब रिवर्स रेडिकलाइजेशन की कंडीशन है और इसीलिए उन चीजों से ध्यान भटकाने के लिए बार बार इंडिया 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 ही शुरू हो गया ताकि लोगों का ध्यान एक तरह से हटे और वो चीज जो अंदर खाने नाराजगी है वो उसका भी ठीकरा भारत पे फोड़ दिया जाए, सॉफ्ट टारगेट। हाँ नैना मैम सुनिए, देखिए पाकिस्तान में ब्रॉडली दो काइंड की कैटेगरी पे बात करता हूं मैं। एक कैटेगरी वो है कि जो टेलीविजन पे आती हैं, जो एसीज में रहती हैं, जिनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं और जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वहां पे कोई भी मतलब किसी टाइप की सुख सुविधा उनके पास सब कुछ है। और दूसरी कैटेगरी वो है जिनको रेडिकलाइज किया गया है, तैयार किया गया है कि भारत से इनकी कहाँ है वो मोहतरमा, खैर अभी नहीं है, शायद मरहूम हो गई है, जो कहते कि हम हिंदुस्तान के साथ 1000 साल तक लड़ेंगे, घास की रोटी खाएंगे। अब आप ये समझिए कि किस लेवल का रेडिकुलेशन है। इनके भुट्टो साहब आए थे, भुट्टो साहब ने कभी कहा मैं पाकिस्तान की आवाम को एक को भी गरीब नहीं रहने दूंगा। ये गरीब से गरीबी गुर्बत से लड़ने का आह्वान करता है प्राइम मिनिस्टर मोदी। कहां से? लाल किले से, कि पाकिस्तान की जनता आए और लड़े गुर्बत से लड़े और लड़े परिस्थितियों से लड़े और लड़े अपनी ऑड्स को इवन में बदलने के लिए लड़े। लेकिन इनका कोई कभी सुना है आपने? मैम सुनिए, इनका पॉलिसी बिल्कुल साफ है, हम रहेंगे मौज में और पाकिस्तान की आवाम को रखेंगे हम जमीन पे। उनको खाना मिले, जूता मिले, बिजली मिले ना मिले, पानी मिले ना मिले, इनको कोई मतलब नहीं है उससे। इनके सबके बच्चे वेल सेटल्ड है। आपने देखा ना पापा जोन्स के 200 आउटलेट किसके खुले हुए हैं? इन्हीं के आर्मी चीफ है, एक्स आर्मी चीफ है। और ये कोई दुनिया से छुपा नहीं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स मुझे तो इस बात का डर लगता है संजीव जी, जिस तरह से नेपाल में हुआ, वहां पर जनता का आक्रोश जो था, यहाँ की सरकार और यहाँ की सरकार के कुछ चुनिंदा लोग जो सिर्फ अपने ग्रोथ के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट पर जिनका फोकस रहा और बाकी जनता के लिए नहीं, और जिस तरह से वहां पर एक अलग विद्रोह हुआ और धीरे धीरे विद्रोह की शुरुआत तो पाकिस्तान में हो गई है। मुझे लगता है गजाला इस बात को भले टीवी पर ना एक्सेप्ट करे, लेकिन वो इस बात को जरूर, ये चिंता जरूर वहां पर जाहिर हो रही होगी। मैम दो चीजें हैं। ये देखिए, वहां की जो आवाम है, एक पर्दे के पीछे का गेम चल रहा है, एक पर्दे के आगे का। जो मेजोरिटी आवाम है, 99% आवाम पर्दे के आगे है, वो इनके लिए मोहरे हैं, वो खिलौड़ी है, वो टॉयज हैं। उनको ये भड़का के और उनकी इतनी ज्यादा ब्रेन वॉशिंग उन्होंने कर दी है कि वो चाह के भी रास्ते को अपना मतलब रास्ता बदलना नहीं चाहते, क्योंकि उनको धर्म के नाम पे इतना अंधा कर दिया गया है। अच्छा, आज पाकिस्तान की हालत क्यों है मैम? अगर मैं अपना एनालिसिस बताऊं, इज जस्ट बिकॉज दे आर रेडिकलाइजेशन। धर्मांधता, कट्टरता, अगर इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती, आज इंडिया भी इनका दोस्त होता, इनके अफगानिस्तान भी दोस्त होता। रही बात, ये कहते हैं ना, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं मैम, पता ये क्या रिश्ता है? ये क्या रिश्ता है? अमेरिका लाडेन को तैयार करता है, सऊदी के थ्रू पाकिस्तान को हैंडओवर कर देता है, उसके बाद उसी को अमेरिका उसके पीछे पड़ जाता है, एक घटना वहां पे होती है, WC गिरा दिया जाता है। उसके बाद वो आदमी को पाकिस्तानी आर्मी छिपाती है अपने बैकयार्ड के अंदर और अमेरिकन आर्मी उसको ढूंढ के वहां से मार के रातों रात समुद्र में फेंक देती है। मैम ये समझ नहीं आता क्या रिश्ता है, आप समझिए, ये रिश्ता मुझे समझ में आता है। हम तो मौज से रहेंगे और पाकिस्तान की जनता जाए भाड़ में, ये इनका मोटो। शनैना, ऑन अ लाइटर नोट, जब मुझे पैनलिस्ट का बताया गया था तो मेरे पास एक लिस्ट आई थी, उसमें मुझे पता चला था कि दोनों मोअज़्ज़िज़ पैनलिस्ट जो कि आपकी तरफ से मौजूद हैं, ये दोनों डिफेंस एनालिस्ट हैं शायद। मुझे ये लिस्ट के थ्रू ये पता चला था। और आप यकीन करें, मैं दोनों तरफ से पहला कोई ऐसा डिफेंस एनालिस्ट देख रही हूँ जो कि मोदी जी को इतना ज्यादा डिफेंड कर रहे हैं। तो ठीक है, हो सकता है कि इनकी अपनी कोई मजबूरियां हो। छोटे से फिगर्स आपके सामने रखना चाहूंगी कि आपको पता है कि आपके मुल्क में कितने लोग खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारते हैं? क्या आपको ये पता है कि भारत दुनिया का वो वाहिद मुल्क, नैना आप मुझे सुनेंगी? नैना मैं बहुत, आप भी बताइए, मैं भी बताती हूँ, आप भी बताइए। और नैना आपको ये अंदाजा नहीं है,
नैना सुनिएगा, आपको ये अंदाजा नहीं है कि इस वक्त मैं अपनी कितनी ज्यादा प्रोफेशनल जो चीजें करनी थी वो छोड़ के जस्ट बिकॉज ऑफ यू, आपकी वजह से इस प्रोग्राम में बैठी हुई हूँ। तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप मुझे मौका देंगे, ठीक है? तो ठीक है, थैंक यू। तो दोनों ममालिक ही गुर्बत का शिकार हैं। हमारे साथ इस जनूबी एशिया का अगर जायजा लिया जाए तो बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो गुर्बत का शिकार है, जिनके अपने अंदर मसाइल भी हैं। तो अगर हम इस पे छोटी छोटी बहस पे पड़ जाएंगे, जिसमें मेरे साथ डिफेंस एनालिस्ट भी मौजूद होंगे, जिनमें रिटायर्ड कर्नल होंगे, रिटायर्ड ब्रिगेडियर होंगे, तो वो मुझे भी नहीं सूट करता, उनको भी नहीं सूट करता। तो इसीलिए गुर्बत और इन चीजों से हट जाए। बारा जी, आपके जो मोदी जी है वो तो क्योंकि बिहार के इलेक्शन अगर आप बात करेंगे तो मैं भी मेरे पास भी तो सिलेंडर की कीमतों के साथ साथ दाल चावल दूध पानी सबकी लिस्ट है, तो मुझे लगता है उस पर तो हमें बात नहीं ही करनी चाहिए, वरना फिर आप गिर जाएंगे गजाला, फिर आप बोलेंगे कि भाई ये बात गलत है। और पता चले उस महंगाई के लिए आपने अगर फिर से इंडिया को ही दोषी दे दिया कि भाई आपकी गाय ज्यादा दूध नहीं दे रही, उसके लिए भारत दोषी है, तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगी। जी नैना, फिर भी आप ये कहती है कि इंडिया सिंड्रोम हमें है। अरे भाई, पाकिस्तानी सिंड्रोम आपको है कि आपको हमारी दूध देने वाली भैंसों के हवाले से इंफॉर्मेशन है और सिलेंडर की मुझे नहीं, मैं देखिए सुनिए, क्योंकि पड़ोसी मुल्क है ना, हमें बड़ी तकलीफ होती है कि हम लोग कितने अच्छे स्तर पे आगे बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान अभी भी अगर उन्हीं चीजों को लेकर, अगर वहां पे अभी भी 3-4 हजार रुपए के सिलेंडर हैं और उसमें भी अगर इंडिया को दोषी ठहराते हैं, क्योंकि वही तो मैं बात कह रही हूँ कि कुछ भी होता है आदत हो गई है, अरे भैया भारत की गलती, भारत ने हमारे साथ ऐसा किया। कल हम लोग एक प्रोग्राम में बैठ के दोनों ममालिक की जो मईशत है उसको डिस्कस कर लेंगे, क्या ख्याल है? बिल्कुल, जरूर, ठीक है। जिस डिफेंस एनालिस्ट मत लेके आइएगा, क्योंकि ये प्रोफेशनल फौजी होते हैं। मुझे अफसोस होते हैं जब इस तरह की बातें करते हैं। हमारे यहाँ के फौजी ये बातें नहीं करते होते, यकीन करें। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है गजाला उसके लिए मुद्दे भी होने चाहिए ना। आप देखिए, ये वो ट्रेंड फौजी हैं जो बाकायदा अपने देश के लिए लड़ते हैं, भाड़े पर किसी और देश के लिए नहीं लड़ते। संजीव जी, अगर मैं गलत हूँ तो जी, विनोद जी। बिल्कुल दुरुस्त। हम सिर्फ फौजी ही नहीं, हम देश के हर मुद्दे पे बात करते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहते हैं। आपकी आर्मी मैम, ऑल ड्यू रिगार्ड्स, आप पत्रकार हैं, ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू यू फॉर योर प्रोफेशन एंड योर लिसन। आप मेरी बात सुनिए, आपकी आर्मी एक पॉलिटिकल आर्मी है। सुनिए मेरी बात, जिस दिन आपके यहाँ पे जो सिविल डिस्पेंसेशन है वो डिसीजन लेना शुरू कर देगा, आपकी स्थिति सुधरनी शुरू हो जाएगी। आपके यहाँ मार्शल लॉ, इंडिया में आया कभी मार्शल लॉ मैम? कभी सुना है? कोई रूमर सुनी है किसी से, इवन शिकागो से, वर्ल्ड के दूसरे कॉर्नर से? क्योंकि हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत करते हैं, हम राजनीति में इन्वॉल्व नहीं होते ना। देखिए गजाला, अब यही बात हो जाती है कि पाकिस्तान जी देश की जी मैं विनोद जी का रिएक्शन के बाद अखुन ज्यादा जी का भी रुक करना चाहूंगी, माफी चाहती हूँ। नैना जी, मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं खुद कारगिल वॉर का हिस्सा रहा हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह से पाकिस्तानी फौज ने अपने सैनिकों को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था, किस तरह से उन्होंने लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया को यातनाएं दी और किस तरह से बर्बरता से उनके साथ पेश आए। हमारे यहाँ आप इनके देखिए, लेफ्टिनेंट कर्नल असलम थे, उन्होंने वायरलेस पे ये मैसेज भेजा कि सर, आई एम कमांडिंग अ बटालियन इन विच जनरल मानेकशॉ वाज कमीशन, आई वांट अ सीज फायर सो दैट आई कैन पिक अप द बॉडीज। और बाइज्जत उन जो मतलब सिपाही जिनकी जान वहां चली गई थी, हताहत हुए थे, उनको एहतराम के साथ पाकिस्तानी फौज को सौंपा गया था, उनको बिल्कुल फातिया पढ़ा गया। तो भारतीय सेना वो है। आप ये देखिए, मतलब बारामूला सेक्टर में, मुझे लगता है गजाला को शायद जवाब भी मिल रहा होगा जो विनोद जी भी बता रहे हैं जी। तो और उतनी ही विद ड्यू रिस्पेक्ट, जितनी रिस्पेक्ट हम अपने सैनिकों की करते हैं ना, सैनिक का एहतराम करते हैं, क्योंकि वो सैनिक अपने देश के लिए लड़ रहा है, हम अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। तो हमारे यहाँ रण कौशल, हमारे यहाँ वीरता, हमारे यहाँ अदम्य साहस, उसकी सराहना की जाती है। हमारे यहाँ के जनरल साहब को ऐसे नहीं मिलेंगे जैसे बात को हैं, मिलियंस कमा रहे हैं। हमारे यहाँ फौज तिजारत नहीं करती। पाकिस्तान में आप देखिए, फौज का हर चीज में कमीशन है। वो कहते हैं ना कि कमीशन ऑफिसर्स हैं, तो बिल्कुल ठीक है, कमीशन ऑफिसर है वो, कमीशन ऑफिसर नहीं है। पूरा देश ही उन्होंने अपने एक तरह से कंट्रोल में कर लिया, देश को ही बेचने की तैयारी में नजर आ रहे हैं। गजाला, फिर मैं अखुन ज्यादा जी का रुख करी हूँ, प्लीज आप कुछ रिएक्ट करिए। जी गजाला।
अच्छा, आई एम हैप्पी टू लिसन कि बहरहाल अब मुझे बात करते हुए लगा कि मैं किसी फौजी से, किसी डिफेंस एनालिस्ट से बात कर रही हूँ। अफगानिस्तान के हवाले से बात कर ली जाए, मैं कारगिल का हवाला दूं, फिर मैं ये बताऊं कि आपके कौन से फौजियों की वीडियोस हमारे साथ मौजूद हैं, और फिर मैं ये बताऊं कि हमारे पास कौन से हिंदू और क्रिश्चियन फौजी मौजूद हैं, फिर मैं दोबारा मणिपुर पर आऊं, फिर मैं दोबारा अभी वाले कानपुर के वाकयात पर आऊं, तो वो लंबी बहस हो जाएगी। क्या हम अफगानिस्तान और टीटीपी कानपुर को में कुछ बात नहीं कर हुआ है सकते हैं? गजाला, कानपुर में कुछ नहीं हुआ है। मैं आपको बार बार कहती हूँ कानपुर में कुछ नहीं है। आप प्लीज वेलकम टू इंडिया। मैं बोल रही हूँ आप आइए, मैं आपको लेकर चलूंगी और बड़े अच्छे से लेकर जाऊंगी हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में। इवन आप मणिपुर भी कहती है ना, मैं मणिपुर भी आपको भारत का झंडा लगाकर लेकर जाऊंगी। लेकिन क्या आप बलूचिस्तान या पीओके में पाकिस्तान का झंडा लगाकर वहां पर जा सकते हैं, या वहां की आर्मी लेकर जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं, शायद जिंदा भी ना लौटे। कल मेरे साथ एक पैनलिस्ट जुड़े थे, उन्होंने बाकायदा यही बात कही, उन्होंने बाकायदा यही बात कही। नैना जी, अगर आप मेरे बलूचिस्तान का कह रही हैं, अगर आप मेरे कश्मीर का कह रही हैं, अगर आप मेरे केपी का कह रही हैं, तो क्या मैं अभी के लाइव मनाजिर आपको भेज दूं ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद? नहीं नहीं, मेरे साथ में तो कल मैडम एक पैनलिस्ट जुड़े थे वहां से, उन्होंने ये बात कही, वही की हकीकत बताई है। अखुनजादा जी, अखुनजादा जी प्लीज देखिए, अब झूठ क्या है क्या नहीं। अखुनजादा जी तो ये तक कह रहे हैं कि भाई कोई लड़ाई ही नहीं है, वो तो खेल चल रहा है अपने आप में छोटा छोटा। जो एक यहाँ से बम फेंकता है, फिर दूसरे वहां से 2 बम फेंकता है, फिर तीसरा यहाँ से 3 बम फेंकता है, यही चीजें चल रही हैं। अखुनजादा जी देखिए नैना, मैं समझता हूँ, देखिए नैना, ये पतलूनी उतारने वाली बातें और शर्म वाली बातें ऐसे मंच पे जहाँ पे 2 खवातीन हों, आपके जो 2 मेहमान है वो भी मुझसे सीनियर है, इस तरह बातें करता भी मैं नहीं हूँ, और जहाँ पे खवातीन जिस मंच पे हो वो तो मुझसे हो ही नहीं सकते। मैं समझता हूँ कि ऐसे मंच पे क्या बात होना चाहिए। देखिए, इंडिया के जो मसाइल है वो इंडिया के मसाइल है, चाहे मणिपुर के मसाइल है, चाहे लद्दाख के मसाइल है, चाहे वहां पे महंगाई है, करप्शन है, जो भी है वो इंडिया के मसाइल है। इस तरह पाकिस्तान में बलूचिस्तान का मसला है, महंगाई का मसला है, करप्शन का मसला है, जो मसाइल है वो पाकिस्तान के मसाइल है। मैं समझता हूँ कि ऐसे मंच पे जहाँ पे पाकिस्तान के लोग भी हों, इंडिया के लोग भी हों, एक सेकंड जी, एक सेकंड, देख दूसरों को जिस तरह तहम्मुल से सुनते हैं, या मैं दूसरों को जिस तरह तहम्मुल से सुनता हूँ, मेरा भी हक है कि आप लोग तहम्मुल से सुने। मैं समझता हूँ कि ऐसे मंच पे वो मसाइल डिस्कस होना चाहिए जो हमारे और आप लोगों के मुश्तरका मसाइल है, जिसके खात्मे की वजह से पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को भी फायदा होगा, इंडिया की हुकूमत को और इंडिया के अवाम को भी फायदा होगा। ऐसे मंच पे ऐसे बातें करना चाहिए कि हम किस तरह अपने मसाइल को मुहज़्ज़ब कौमों की तरह बैठ के, जिस तरह की दूसरे कौमों ने बातचीत के जरिए, मुज़ाकरात के जरिए हम कैसे हल कर सकते हैं। बात पे हिंदुस्तान को ही दोषी क्यों ठहरा दिया जाता है बात बात पे? प्लीज मुझे सुने ना, प्लीज प्लीज प्लीज, क्योंकि वक्त एंड हो आपका गया है। ये जो बुनियादी सवाल है मैं इस पे आ रहा हूँ, ये बुनियादी थोड़ा सवाल जल्दी, बस है। मुझे पाकिस्तान क्यों इल्जाम लगा रही? पाकिस्तान में इतनी दहशतगर्दी हो रही है, क्या हमने एक बार इंडिया पे हमला किया कि ये दहशतगर्दी इंडिया की तरफ से हो रही है? आप लोगों के पहलगाम का वाकया हो गया, आप लोगों ने बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी तहकीक के पाकिस्तान पे हमला किया, से लेकर और फिर क्या हुआ? 1991 उसके बाद में एक एक नहीं कितने मामले ऐसे सामने आए, चाहे बात मुंबई हमला हो, चाहे बात पहलगाम आतंकी हमला हो, और जम्मू कश्मीर में तो कितनी दहशतगर्दी है। और आपने अगर पाकिस्तान की बात करी ना, टीटीपी, अलकायदा, हक्कानी नेटवर्क आपने उगाए हैं, और उसी ने ही पाकिस्तान को जलाया है। इसमें पाकिस्तान का हश्र पाकिस्तान की ही वजह से है। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं बार बार कहती हूँ, पाकिस्तान और यहाँ की सरकारों को एंटी इंडिया सिंड्रोम है। कुछ भी हो बस उनको नजर आता है कि भारत की भूमिका उसमें नजर आती है, पाकिस्तान ने जो बोया अब वो उसी का खा रहा है। इंडिया डेली में अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी हम मौजूद हैं, इंडिया डेली 24/7। अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।